आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि पहला गेस्ट किसको बुलाया है। मोस्ट ऑफ लोगों को शायद अभी तक मालूम चल ही गया होगा कि पहला गेस्ट कौन है। तो आज हमारी कोशिश होगी आपको लखनऊ के उस लड़के से मिलाएं जो यूपी से अपने मन में बहुत से सपने लेके आया था। सो वामिक सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, thank you so much. Thank you, Avnish, for inviting me on this podcast today. And to the audience who knows me and who don't know me, for all of them, my name is Vamek Khan, and I belong to the capital city of Uttar Pradesh, Lucknow. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ 4th ईयर में। और अपार्ट फ्रॉम कॉलेज लाइफ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। अभी रिसेंट आपके फर्स्ट ईयर्स का एक इंडक्शन हुआ था दीक्षारम 2023 करके, जिसका मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर था। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड क्लब एंड सोसाइटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहा है मेरा। सर, जैसा आपने मेंशन किया ईसीई के बारे में, सर तो आज का जो भेड़ चाला गया था, जैसे हमने भी सीएससी लिया है, तो आपके दिमाग में क्या है कि आपने ईसी ही लिया? इतना फोकस होना, इतना क्लियर विजन होना कि ईसी ही लेना है मुझे, चाहते तो आप सीएससी भी ले सकते थे। यार एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि जब मैंने अपने 2020 में बैच फाइनलाइज किया था डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का, तो उसके पीछे कोई रीज़न एज सच नहीं था। बस ये था कि मुझे वो जो सीएस की भीड़ चाल चल रही थी उस टाइम पे और अभी तक के जो कंटिन्यू है उससे थोड़ा हटना था। उसका मेन और जेन्युइन रीज़न से बस सिर्फ वाइड एक चीज़ थी कि जो आप सीएस में पढ़ रहे हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं। हाँ, स्कोप दोनों में ही है, बट हमारा डोमेन बहुत वेरी कर जाता है। हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पे काम कर सकते हैं, बट सीएस वाले मोस्टली सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे रहते हैं, हाँ। तो उनको ध्यान में रखा। फिर थोड़ा कुछ घर वालों का भी वो था कि भाई आगे किस फील्ड में जाना है, तो उसको भी चूज़ करना था। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी ऑल ऑफ अ सडन एक इलेक्ट्रॉनिक्स ही ऐसी चीज़ थी जो मेरे मन में बैठी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल भी पढ़ी है उसमें, सीएस भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, एमबीए के भी कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ ही रहा हूँ इलेक्टिव्स के तौर पे। तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन मैं ऑल इन वन चल ही रहा हूँ उस इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। तो सर, आपके घर वालों ने कभी आप पे प्रेशर नहीं डाला इस चीज़ का? यार मेरे घर वालों ने ना मुझे प्रेशर कभी डाला नहीं। एक्चुअली मैं तुमको बात बताऊं तो यहाँ कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं ऑलरेडी इंडिगो की पढ़ाई कर रहा था पायलट के लिए। बट कोविड का ये बहुत कम लोगों को बात पता है, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि मुझे जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ली थी तो उस टाइम पे बहुत इमर्जिंग फील्ड थी सीएससी। चाहता तो मैं भी सीएससी ले सकता था, बट सीएससी नहीं लेने का मेरा क्लियर विजन था कि मुझे आगे जाके कुछ और करना था, क्योंकि मैं अपने आप को टेक लाइफ में कंस्ट्रेंट नहीं रखना चाहता था। तो यहाँ जब मेरा डिसीजन ये मैंने लिया, मम्मी पापा को अपने बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला मर्ज़ी तुम्हारी है, तुम्हें जो जो डोमेन अच्छा लगे तुम उसमें करो। तो आई चूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड राइट नाउ आई थिंक आई हैव मेड अ करेक्ट डिसीजन ऑफ चूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर सीएससी। सर, ये क्वेश्चन पूछना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आधे लड़के आ जाते हैं, उनको 6 महीने तक यही समझ नहीं आता उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों ली, सीएस इसी दूर के। ये हमारे साथ भी था इशू कि हमें भी पहले 6 महीने समझ में नहीं आया कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स लिए क्यों थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो लिए लिए उसमें से इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ली। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यार सबके दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ तो होता ही है पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये चल रहा है तो क्या पता आगे कोई टेक फील्ड में जाना चाहता है, कोई नॉन टेक में जाना चाहता है। वो तो सब अपने अपने इंटरेस्ट पे होता है। बाकी तो जो चल रहा है जैसे चलने देते हैं, क्या इशू है उसका। तो सर, अब आपका फाइनल ईयर आ गया है, तो आपके 4 साल बहुत बेहतरीन गुजरे होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज आपने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया और अपने एकेडमिक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रखी। सो आपकी क्या कुछ एडवाइस ऐसे हैं फ्रेशर्स के लिए, बिकॉज आप भी एक समय पे फ्रेशर्स रहे हो? यार जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे यहाँ के बारे में सिर्फ ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस ये पता था कि हाँ मसूरी देहरादून में कैंपस है, ऊपर 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे मसूरी है, नीचे लेफ्ट जाओ तो गुच्चू पानी, सीधे उधर जाओ तो पैसिफिक मॉल, बस यही सब पता था। फिर धीरे धीरे जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, ऑनलाइन बैच का था, तो ऑनलाइन पढ़ाई करके हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने आए थे। तो अपने लिए एक ऑलरेडी वो सदमा था कि हम ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन पेपर देंगे, और वो भी उस टाइम पे जब कोविड वर्च पे था अपने। तो सब कुछ कर करा के घर से सामान पैक करके थोड़ा रोते रुलाते जर्नी स्टार्ट करी मैंने अपनी लखनऊ से। और 9 जनवरी 2021 का टाइम था जब मैं पहली बार डीआईटी पहुंचा। रात 8 बजे तकरीबन मैंने, जहाँ तक है मैं, हाँ 8 बजे मैं डीआईटी के गेट पे था।
कोविड प्रोटोकॉल्स बहुत सारे थे, तो एज़ यूजुअल जैसे आप लोगों के पेरेंट्स को हॉस्टल भी देखने को अलाउ किया गया, पूरा कैंपस घूमने को कहा गया। हम लोगों को वो इतना अलाउड नहीं हुआ था। हम आए, मम्मी को गेट पे मैंने बाय बोला और एक अंधेरी गुफा में एक वैन में बैठ के मैं रमन उतरा। तो अब सब कुछ तो एकदम नया ही था मेरे लिए कि भाई घर से दूर आ रहा हूँ, 700 किलोमीटर दूर हुए घर से, पापा मम्मी का आता पता नहीं होगा, दोस्त मिलेंगे कैसे मिलेंगे, माहौल क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं। बट धीरे धीरे सबसे पहला दोस्त मुझे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन आके मिला, वो था मेरा कोऑर्डिनेटर पार्ट 1 या पार्ट 2 आप मान लो, वचस्पति कुमार मिश्रा जी। उसके बाद मुझे 9 जनवरी को ही मुझे मिला संस्कार, जो मेरा आपका टेक्निकल हेड रहा था। फिर 11 जनवरी को आर्यन रस्तोगी मिला, ऑर्गेनाइजिंग का जो आपका हेड कर रहा था। तो हम आर्यन, संस्कार, बचस, हम लोग अभिन्न अंग हो गए थे सेकेंड ईयर तक के। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, दंगे हुए, बहुत सारी चीज़ों को तो लेकर। डेट तक याद है? नहीं यार, डेट असल में इसलिए याद है ना क्योंकि वो मेरी जर्नी का सबसे अच्छा हिस्सा थी। और यही हुआ था फिर 18 फरवरी को, 18 फरवरी को कॉलेज में पहला जो एक्स्ट्रा करिकुलर मेरा इवेंट हुआ वो था नैक। तो 2021 में नैक आई थी, अभी आने से पहले। तो उस टाइम पे मुझे सीनियर का उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तुम कल्चरल में डांस करो। मेरी एंट्रेंस भी ऐसी हुई थी कि कल्चरल में डांस करने से, तो डांस तो मेरे बस की थी नहीं। तो मैंने सर को बोला, और इत्तेफाक से हम लोगों ने, तुम मानो तो हम लोगों ने उनको गोली दे दी कि सर हम लोग घर जा रहे हैं। उसमें सेम मैं, बच्चा, सायरन तीनों ही थे कि हम सर घर जा रहे हैं और हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वो इवेंट मेरे हाथ से चला गया। अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट मेरे हाथ से जाना एक टाइम पे मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट भी हो गया था कि मैंने सीनियर्स की बात काट दी थी। और जिस टाइम पे मैं आया था तो हमारे सीनियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। लाइक हम उनके सामने बैठे नहीं रह सकते, उठ के उनको ग्रीट करना। अगर हम रूफटॉप पे बैठे हैं और वो आ रहे हैं तो हम उनसे उठ के मिलेंगे, ये नहीं कि हम बैठे रहें सीनियर हमारे पास आ रहे हैं। तो काफ़ी नॉर्म्स से उस टाइम पे 23 का जो लास्ट बैच गया है उसने थोड़ी डायमेंशंस हमारे चेंज किए। और जो आज हम लोग तुम्हारे बीच हैं वो 23 की जो देन है वो तो वही है। उसके बाद हम जब फर्स्ट ईयर थे तो हमने वो बैरियर को ख़त्म करने की कोशिश करी कि जूनियर हमसे मिल सके, खुल के बात कर सके कि सर हमको ये करना है, हम ऐसा सोच रहे हैं। जैसे तुम लोगों ने जब मुझे इनवाइट किया था तो मैंने बेझिझक मना किया तुम लोगों को कि मैं आऊँगा ही आऊँगा, हर हाल में कुछ भी हो। हाँ सर, हाँ। ठीक है, मैंने पहले ही गो में तुमको बोल दिया था। चाहता तो मैं बता सकता था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं बहुत बिजी हूँ और वगैरह वगैरह, कोई भी रीज़न दे सकता था। बट जो एक इमोशनल अटैचमेंट सीनियर जूनियर की होती है वो 4 साल बहुत याद आती है। तो नैक का एक्स्ट्रा करिकुलर का इवेंट हुआ, पहला इवेंट हुआ नैक का, वो छूट गया। अगला इवेंट मिला नेशनल साइंस डे, फरवरी 28 की बात है। घर से मैं वापस आ गया था तो पहला इवेंट था, एज अ फर्स्ट ईयर ही था, मैं फ्रेशर्स ही था। ऊपर से इतनी बड़ी टीम होना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की, और उसमें से मेरे बैच में नियर बाय 800 से 900 बच्चे हैं टोटल। और उनमें से खाली मैं बचा से इकलौते ऐसे 2 लोग थे जो काम कर रहे थे उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे भी हम लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया था। तो ग्रेजुअली बिल्डअप होता गया। नेशनल साइंस डे मिला, फिर मुझे नेशनल वुमेंस डे मिला, फिर मैंने दीक्षारंभ करवाया 22 का, फिर 23 का दीक्षारंभ कराया, 2 बार यूथोपिया करवाया, निमरस नंबर ऑफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। DIT को काफ़ी जगह लॉरेंस ला के दिए। डिबेट कंपटीशन हुआ, उसमें ग्राफिक एरा को हरा के हम लोग डिबेट जीते थे, जिसकी ट्रॉफी आज भी DSW सर के ऑफिस में पीछे बड़ी सी लगी हुई है शील्ड, वो हम लोग जीते। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट का था कांग्रेस करके कुछ, जॉइंट पार्लियामेंट कांग्रेस, उसमें गए तो रनर अप DIT को लेके आए। फिर उसके बाद पढ़ाई मेरी ओके रही, 6.7 CGPA मेरी मेंटेन रही। बट मैंने जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहा था, मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मेरा फोकस प्राइम उसी पे होगा। मेंबर बना, मेंबर से फिर मैं फ्रेशर्स से मेंबर बना, मेंबर से फिर मैं वॉलंटियर पे आया, वॉलंटियर से कोऑर्डिनेटर बना, कोऑर्डिनेटर से ओवरऑल वॉलंटियर बना, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर गया। अब धीरे धीरे वो चीज़ हमारी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। तो बहुत जगहों पे मैं नॉस्टैल्जिक फील होता है मुझे कि दीक्षारंभ मेरी 3-4 प्रायोरिटीज़ थी अपने फाइनल ईयर में, जिनमें से 2 मैंने करा दी हैं और 2 मुझे और करवानी है अभी। तो वो जो चेकलिस्ट मेरी फाइनल ईयर की कंप्लीट होती जा रही है, तो मैं नॉस्टैल्जिक होता जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी उसी भीड़ में बैठा था जिस भीड़ में तुम सब आए थे। तो उस भीड़ से उठ के मेरी और बचस की जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स की रही। बहुत लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। जो साथ दिया वो आज भी है। जगह जगह मेरी दोस्ती टूटी, रिलेशनशिप हुआ वो टूटा। तो सब कुछ मेरा पॉइंट रहा है, पार्ट रहा है कॉलेज का। और जब मैं कहता हूँ ना कि टेक क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली, तो मेरे जितने भी छोटे भाई बहन ये सुन रहे हैं, जूनियर्स हैं,
और सीनियर्स भी हैं। आपने जितना मुझे प्रोत्साहन दिया वो सब आपका साथ साथ मेरे साथ रहा। बट जूनियर्स को सिर्फ मेरी एक राय है, कोई अगर तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उस क्रिटिसाइज़ को अपने लिए अचीवमेंट बना के निकलो, क्योंकि DIT एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें बहुत स्कोप मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ जितनी चीज़ें हो सकती हैं सारी चीज़ें करो। बस यही बात थी, और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ एज अ ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ 4th ईयर। सर आपने रिलेशनशिप्स को मेंशन किया सर, तो कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ आते ही मेरे बाबू ने थाना थाया में पड़ जाते हैं फिर, तो उनके लिए कुछ एडवाइस कि वो एकेडमिक कैसे मैनेज करें साथ में। यार मेरी एक ही एडवाइस है, क्योंकि मैंने भी रिलेशनशिप किया, ऐसी बात नहीं है। और उस दरमियान किया है, जब मैं आपको बताऊं, मैं अपने बैच का पहला बंदा था जिसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। ठीक है, तो मैं ये कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में ही बनी थी। फर्स्ट ईयर में? मैं उसकी डेट भी तुमको बता सकता हूँ 22 जनवरी को, 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ हमारा, 27 जनवरी को चाणक्य लॉन में मेरी पहली मीटिंग हुई। मेरे बैच की थी वो लड़की, C5 की, नाम मैं नहीं रिवील कर सकता, नहीं, प्राइवेसी रीजंस या। तो वो धीरे धीरे मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा था, 6-7 मंथ का रिलेशनशिप रहा था। बट बीच में लॉकडाउन की वजह से, डिस्टेंस मेंटेन की वजह से नहीं हो पाया वो चीज़, तो हम लोगों को ग्रेजुअली ब्रेकअप करना पड़ा। बट मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पॉइंट था वो, कि मैं फर्स्ट ईयर का पहला बंदा था जिसको बंदी मिली थी DIT में। ठीक है, 20 बैच में। रौला था? रौला तो यार नहीं कह सकते, बट हाँ ये था कि अपने दबदबा रहता है, कि इज्जत रहती है, जो इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और जो फर्स्ट ईयर अभी रिलेशनशिप कर रहे हो, करो, बिल्कुल करो। बट एक चीज़ ये ध्यान रखना कि रिलेशनशिप उतनी ही करो जितनी तुमसे बर्दाश्त हो, क्योंकि दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनुभव सिंह बस्सी की एक बात याद आती है मुझे, कि 4 साल में कुछ करो ना करो, दोस्त बहुत अच्छे बनाओ और उनके दोस्त बनो। क्योंकि जब तुम रोगे ना, तो तुम्हारे दोस्त ही होंगे जो तुम्हें कंधा देके चुप कराएंगे और उस लड़की के बारे में 4 बुरी बातें बोल के तुमको खुश करेंगे। और जो दोस्त रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी दोस्ती तोड़ दे, तो वो तुम्हारा, ये बात ध्यान रखना कि वो कभी तुम्हारा दोस्त बना ही नहीं। दोस्त परमानेंट होते हैं। दोस्त यार परमानेंट होना चाहिए भाई। लड़ाई हो, कल को तुम अगर उसको गाली भी दो ना, तुम मोहब्बत में कहते रहे तेरी डैश डैश डैश, उसकी डैश डैश डैश। तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए यार, कि मतलब हाँ दोस्ती हो तो याद रखे, मिसाल दी जाए कि अरे ये दोस्ती थी। जैसे मैं और वचस जब फर्स्ट ईयर में दोस्त बने थे, किसी को नहीं पता था कि हम दोनों ही ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बनेंगे इंडक्शन के। इवन इनफैक्ट हमको भी नहीं पता था। तो वो चीज़ बिल्डअप होती गई, दोस्ती एक ही एम था, एक ही ड्रीम था। वो होते होते एकदम हम लोग आज ऐसे मकाम पर हैं कि जो भी कर रहे हैं सब बहुत बढ़िया है हमारे लिए। लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़ाइयाँ भी होती हैं कि हम लोग डांटते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं रूम में, बट बाहर हम एक जैसे हैं, दिल और जान की धड़कन है हम दोनों की। तो ऐसी दोस्ती अगर तुम लोग बना पाओ तो बनाओ, कोशिश यही करो कि दोस्ती बहुत अच्छी बनाओ। अच्छा सर, तो सर रिलेशनशिप्स में आप थे बहुत सारे, मतलब कितने थे टोटल आप? यार मैं 2 रिलेशनशिप में रहा, बट 2 में कहानियाँ बहुत सारी के साथ बनी। तो मतलब आप 2 में रहे, तो आपकी पर्सनालिटी जो आज है, या फिर आप जितने भी कॉलेज लाइफ आपने अभी तक जी है, तो रिलेशनशिप्स में उसकी क्या मतलब भूमिका थी, अच्छी या फिर बुरी? यार देखो, रिलेशनशिप की ऐसा कोई भूमिका रही नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं अपना ग्राफ अपने लेवल पे बना के चला। मैंने रिलेशनशिप को और अपने काम को कभी बीच में आने नहीं दिया। मैंने दोस्ती को अलग रखा, काम को अलग रखा, रिलेशनशिप को अलग रखा। और हाँ, ये बिल्कुल शिकायत थी मेरे ब्रेकअप की, दोनों गर्लफ्रेंड्स की मेरी यही शिकायत थी कि मैं टाइम नहीं दे पाता था, जो कि बात सच थी, क्योंकि मैं और जगहों पे बहुत बिजी रहा। तो मेरा अचीवमेंट भी वही था, और डिमेरिट अगर तुम कहो तो हाँ ये था कि उनके दोस्तों ने इमेज ऐसी क्रिएट कर दी थी एक टाइम पे कि मैं बहुत टूटा सा था। तो मैंने अपने आप को ग्रेजुअली बिल्डअप किया उस चीज़ में, और आज जब मैं खड़ा हूँ तो उनकी दोस्त ही आज मुझसे आके कह रही कि सर मुझे काम करवा दो, मुझसे काम करवा लो। तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं आके खुद बोल रहा हूँ। इतने मतलब लड़कियाँ मुझसे खुद आके बोल रही हैं कि सर प्लीज़ मुझे कहीं पे एडजस्ट करवा दो, मैं कहीं भी काम करने को तैयार हूँ। तो वो मेरी अचीवमेंट है कि जो एक टाइम पे मुझे गाली दे रहे थे, आज वो मेरे सामने खड़े हैं कि भाई मुझे तुम हेल्प करा दो कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्डअप थी, वो चीज़ तो मेरे लिए कोई डाउन मुझे नहीं करी कहीं। सर आपने कहा आपने कुछ चीज़ें इस जर्नी में बिल्डअप करी। एक चीज़ जो मैंने पहली चीज़ नोटिस की थी आप में, वो थी लीडरशिप क्वालिटी, जो जैसे आपने मेंशन किया। सर एक एग्जांपल मैंने देखा उस दिन दीक्षा आरम का, जब डे 5 था क्लब फेयर, जब कुछ चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, केओस हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी क्लब फेयर कंटिन्यू रहा। सर तो ये चीज़ जो अभी फर्स्ट ईयर है, ये कैसे डेवलप कर सकते हैं कि इतनी मुश्किल सिचुएशन को भी डील कर पाए वो? यार आपको मैं बताऊं तो उसके पीछे का भी एक रीज़न होता है। जब हम लोग वॉलंटियर्स आए थे, मेंबर्स आए थे फर्स्ट ईयर में सेंट्रल कमेटी के,
तो हम लोगों को ना बहुत मतलब रगड़ा गया था, हम लोगों को बहुत रगड़ा गया था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने थर्ड ईयर, पहले अपने फर्स्ट ईयर की टीम बिल्डअप करी, फिर सेकेंड ईयर के जो जूनियर्स आए, जैसे आपके अंकुश सर लोगों का जो बैच है वो मेरा इमीडिएट जूनियर बैच था, तो उसको मैंने बिल्डअप करी। फिर मैं नीचे आया, आपके जो इमीडिएट सीनियर्स थे अमन और आशुतोष, अमन अली लोगों का बैच, उसमें बिल्डअप करी। तो मैंने अपने साथ साथ जो अपर क्वालिटी की बॉडी थी मेरी वो तो थी, लेकिन वर्कफोर्स हमको नीचे का बिल्डअप करना था, तो मैंने उनको उस चीज़ में डालना चालू किया, तो उस चीज़ में धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। और रही बात लीडरशिप की, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ होते हैं हु आर बॉर्न लीडर्स, ऐसा कहा जाता है कि जो होते हैं बॉर्न लीडर्स होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको लीडरशिप सीखनी आनी होती है। तो जिनको लीडरशिप सीखने का जज्बा होता है ना यार, वो सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। मैं पहला इवेंट कर रहा था एज अ ओवरऑल, नहीं ये आपका दीक्षारम, हाँ मैंने पहला इवेंट किया था जो ओवरऑल था मेरा, और मेरे पास 118 लोगों की टीम थी, 118 मेंबर्स की टीम थी, और मेरे पास जो रफ एस्टिमेट स्टूडेंट्स है जो हम लोगों ने मैनेज किया 118 बच्चों ने, वो 1600 से 1800 के बीच में था। एंड मोमेंट पे रिजल्ट डिसीजन लेने की कैलिबर, टीम में मैनेजमेंट होना, फैकल्टी से बहुत अच्छे टर्म्स होना, फिर अपने आप को बिल्ड करना, उसमें अपने आप को पूरा झोंक देना, वो एक चीज़ होती है जो आपको टेम्परामेंट में बनाती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि लोहा जितना तपता है उतने शानदार तलवार निकलती है, तो वो तलवार बनने के लिए आपको तपना पड़ता है, रात रात भर जागना होता है, पैरों में स्वेलिंग्स आ जाती हैं, आंखें लाल रहती हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, पढ़ाई कंटिन्यू फोकस हटता है, बट बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लाइफ लेसन सिखाती है। तो मैं वही बोलूँगा कि आपको लीडरशिप अगर सीखनी है ना, तो आप अपने आप को उस चीज़ में ढालना चालू कर दो, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें बहुत इंटीग्रल होती हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, अगर आपको सीनियर की इज्जत करना नहीं आती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं सीनियर हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कल आपके जूनियर्स आएंगे वो आपकी नहीं करेंगे। ये लाइफ की साइकिल है जो ये चलती रहेगी, दर दर साइकिल दर दर चलती रहेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो आपको बिल्डअप करनी होती हैं, और क्वालिटीज़ तो अपने आप आती हैं भाई, क्वालिटीज़ कोई ला नहीं सकता। आप दूसरों को अज्यूम कर सकते हो कि अगर मैं उस जगह पे होता, सबसे बढ़िया पॉइंट यही होता कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मेरा माइंड क्या कहता। आपने क्वेश्चन बोला ना कि क्लब फेयर में वो इशू आया फिर भी उसको वर्क ऑन किया, तो वो हमारा डिसीजन मेकिंग माइंड था कि हमने उसको ऑन द स्पॉट वो करवाया, क्योंकि जो तत्पर एकदम डिसीजन ले सकता है ना, वही एक असली लीडर की क्वालिटी होती है। टीम तो सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो सडन डिसीजंस होते हैं, आपस में तालमेल बिठाना होता है, कहीं पे कुछ अगर नहीं हो रहा तो एक सेकंड प्लान तैयार रखना होता है, वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। वो बहुत कम लोगों में मैंने देखी। मेरे टाइम पे वर्तिक सर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिबेटर्स, ओरेटर, एंकर, जो आप मान लो वो बंदे थे। तो मैं उन सबसे इंस्पिरेशन लेता था कि आज वो वहाँ पे खड़े हैं तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। और एक बार आप सिस्टम में घुस गए तो रास्ते खुद ब खुद ऊपर वाला बनाने लगता है आपके लिए, फिर आप किधर जाना चाहते हो। इन सब की वजह स्ट्रेस नहीं होता? नहीं होता है, नहीं होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, आपको धमकियाँ भी मिलती हैं कि अगर तुमने मुझे टीम में नहीं लिया तो तुम बाहर निकलोगे तो मारेंगे, ऐसी धमकियाँ भी मिलती हैं। फैकल्टी से भी सोर्स लगते हैं कि भाई इनको ले लो उनको ले लो, बट आपको दृढ़ निश्चय पर रहना है कि नहीं, अब हमने ये फैसला ले लिया है तो गलत है तो भी मेरा है, सही है तो भी मेरा है। तो दृढ़ निश्चय फैसला करने की ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ तो आपके डेडिकेशन पे होती है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। तो बस ऐसे ही चलता रहा, 4 साल कहाँ चले गए किसको पता था। धमकियाँ भी मिली, बाहर मुझे काफ़ी लोगों ने घेरा भी, मैं बचाते कैसे कैसे पहुँचा हूँ कुछ कुछ जगहों पे, वो मुझे पता है। पीछे का माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप पॉलिटिकल कितना दिमाग लगा सकते हो उस चीज़ पे पहुँचने के लिए। तो यही सब था बस। पर आप जो आज मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आज हैं आप, इसके पीछे मतलब आपने बहुत बड़ा एक फ्रेंड्स का या फिर फैकल्टी, इन सब एक नेटवर्क बनाया होगा आपने? नहीं, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा था, नो डाउट। मैंने नेटवर्क बिल्डिंग पे हमेशा ध्यान दिया अपनी। तो सर वो नेटवर्क आपने कैसे बनाया? उस नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए आपको ना लूप होल्स ढूंढने पड़ते हैं। जो ऑलरेडी एक नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्निकल भाषा में बात करूं, तो जो नेटवर्क ऑलरेडी है, या सीएस की बात कर लें जो सीएस के बेहतर समझ पाएंगे, बगिंग और डीबगिंग ये टर्म्स आप ही के हैं ना, तो उसको अगर हम देखें तो वो एक बहुत सर्टेन पॉइंट होता है कि आपको लूप ढूंढना होता है कि आप कैसे उस लूप में घुसो और सॉल्यूशन ला के आप कैसे ऊपर आओ। तो सीनियर से सीधा इंटरेक्शन जो होता है ना, 1-on-1 इंटरेक्शन, वो होता है।
फिर फैकल्टीज जो होती है ना, वो तो आपको नज़र में तब देखेंगे जब आप सामने चमकोगे। जब आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो आपको मौका ढूंढना पड़ता है, आपको मौका ढूंढना पड़ता है कि आप, मैं बता रहा हूँ आपको, रफ एस्टिमेट में 2500 मेंबर्स से टोटल, सेकेंड और थर्ड ईयर में, थर्ड फाइनल और सेकेंड ईयर मिला के, उनमें से मैंने 118 को चिन्हित किया था। वो 118 अपनी फील्ड के माहिर थे, एकदम माहिर थे एकदम, मतलब क्रीम लेयर जो होती है वो थे। तो उनको लाना, फिर उनको उस माहौल में डालना, काफ़ी प्रतिक्रियाएं, आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ होता है। कुछ लोग, मैं सियासत की भाषा बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये कुछ लोग मेरे बारे में बुरा भी बोलते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जो वो थूक रहे हैं या वो हमारे पे स्पिट कर रहे हैं, वो हवा में जाके उनके पे वापस आना ही आना है एक दिन, है ना। और भाई राजनीति अगर मूवी देखी हो तो उसका एक डायलॉग था जो मुझे बहुत पसंद था कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते हैं, उनको जिंदा रखा जाता है, क्योंकि वो वक्त आने पर बोलें। तो यही होता है, जो ऑप्रेस्ड हुआ है आप उसको सहारा दो, वो आप देखो आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। तो वही एक बात है, पार्टी दर पार्टी चेंज होती है। आज हमारा राज है, कल किसी थर्ड ईयर का होगा, परसों किसी सेकेंड ईयर का होगा। तो उस राज में अगर आप निखर के राजतंत्र प्रजातंत्र यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए बुरा नहीं है। फिर बस यही निज़ाम चलता आया, जिनको दबाया गया उनका साथ दे के उठाया उनको, और आज तुम्हारे सामने। ऐसी कुछ चीज़ें जो आप रिग्रेट करते हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए थे, आपने की? हाँ, मतलब लाइक सेकेंड ईयर तक के ग्रेजुअली, अब जो मैं बिल्डअप हुआ हूँ, सेकेंड ईयर तक के मेरा टेम्पर बहुत हाई रहता था। मैं मतलब छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा करता था, बहुत जल्दी। ये अभी भी ऐसा है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, बट अब मैं एक अपने आप को फोर्थ ईयर और एक ऐसा कुछ लोगों का इंस्पिरेशन देखता हूँ। तो मेरे ये रहता है कि मैं जो हरकतें करूँ वो दूसरों को इम्बाइब ना करें। अगर वो मुझे में अच्छा देख रहे हैं तो वो मुझे अच्छा ही देखें। इसमें एक अमीर फैसल साहब का एक शेर था कि खामियां भी मुझ में है, खूबियां भी मुझ में है, देखने वाले तू बता तुझे क्या पसंद है। तो ये जो शेर था, इस चीज़ को मैं, बहुत अमीर फैसल साहब का बहुत बड़ा शागिर्द रहा था मैं तो उसके हिसाब से मैं बढ़ता गया और वो चीज़ें फिर मैंने इम्बाइब करना चालू करी। गुस्सा आदमी का वो होता है ना, आप लोगों में एक कहावत थी कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यही था ना। तो बस वही था, उस चीज़ को मैंने चेंज किया। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया अगर किसी ने, तो वो था मेरा भाई, मेरा दोस्त आर्यन रस्तोगी, थर्ड ईयर से, जो अब मेरे बैच में ही है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि वाह में गुस्सा नहीं करते हैं, चीज़ों को हैंडल करना सीखो। तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा, बिल्डअप होता जाएगा। जितना तुम मैच्योर होते जाओगे तुम उतना चुप होते जाओगे। बस यही निज़ाम था फिर। तो सर आपकी जो ब्रांच है उसमें वैसे ही पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और आपने उसके अंदर बहुत अच्छा पैकेज एक तो निकाला है, तो ऑब्वियसली आपकी एक तो पढ़ने की स्किल्स तो बहुत अच्छी होगी ऑब्वियसली, और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसके साथ रखी। सो आपने मैनेज कैसे किया टाइम का? मैंने, अविनाश, मैं तुमको बताऊं, मैं पढ़ाई में मीडियोकर बंदा हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत ना हाई लेवल हूँ ना मिड लेवल, लो लेवल हूँ, मैं मीडियोकर बंदा हूँ। अभी रिसेंट में मेरा पहला प्लेसमेंट आया है ओरेकल का, और मैंने उसका भी क्विज़ दिया है। हमारा अगला राउंड 14 को है, और होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं ओरेकल में प्लेसमेंट ले लूँगा। और जो चीज़ें आप बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अलग है, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा कि सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे टफेस्ट ईयर है। सेकेंड ईयर जो है बहुत टफेस्ट ईयर है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत क्रेडिट्स हैं, बहुत प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत टीयरलेस टाइम टेबल होता है। क्या मतलब, आपको बहुत पूरा सुबह 9 बजे आप रूम से निकल लो तो शाम 5 बजे ही क्लास ख़त्म करके आओगे, वो हो गया। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में ही रहा 2 साल, तो हॉस्टल से मेरा नेटवर्क बहुत बिल्डअप, हॉस्टल से मैंने बहुत नेटवर्क बिल्डअप किया। थर्ड ईयर गया, बाहर गया तो बाहर बिल्डअप हुआ। फिर अंदर आ गया फाइनल ईयर में, तो आपके सामने हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी मेरी बहुत सपोर्टिव थी, उनको पता था, उनको मैंने अपना शुरुआत में ही बता दिया था कि सर मैं डिग्री लेने आया हूँ और मुझे डिग्री लेनी है। मतलब मेरा कोई गोल या वो नहीं था कि मुझे वो करना ही अचीव है, बट फिर ग्रेजुअली वो चीज़ बिल्डअप होती गई, बिल्डअप होती गई और टेम्परामेंट अपने आप मेंटेन होता गया। जो फर्स्ट ईयर्स आ रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि भले ही तुम 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ाई करो पूरे दिन में, पर दिल से करो। जिधर भी तुम्हें दिल लगाना है बस उधर दिल लगाओ, और पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करो बस। और मेरा कोई सजेशन कुछ नहीं है उसके रिगार्डिंग किसी को। सर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साइड से था इंटर्नशिप के बारे में कि आपकी इंटर्नशिप कैसे लगी, क्या सीन है कॉलेज में इंटर्नशिप्स का?
अच्छा, इंटर्नशिप्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने 2 ही इंटर्नशिप्स करी हैं। मैंने एक तुम्हारे नहीं 2, हाँ 2 इंटर्नशिप्स करी हैं और एक मैंने जो है तुम्हारा सर्टिफिकेट किया हुआ है। मैंने जैसे पहले भी स्टेट किया आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में होनहार नहीं हूँ, मीडियोकर बंदा हूँ। 7 से 6.5 से 7 के बीच की CGPA चलती है मेरी, सेमेस्टर 10 सेमेस्टर। तो रही बात इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप देख सकते हो। CSE वालों पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको इंटर्नशिप कराई जाती है। बाकी हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो इंटर्नशिप हमारा डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड कराता है। और मैंने जो 3 इंटर्नशिप्स करी थी, एक मैंने करी थी इंटर्नशाला के थ्रू एनब्लिक में एज अ कम्युनिटी मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरी मैंने इंटर्नशिप करी थी तो वो मेरी ये इंटर्नशिप रही थी, उससे क्या बोलते हैं आपका, एक एनब्लिक से करी थी और दूसरी मैंने करी थी बायजूस में एज अ बिजनेस डेवलपर एसोसिएट। और वो भी मैंने इंटर्नशाला ही से ली थी और लिंक्डइन से ली थी। सर्टिफिकेट मैंने एक्सेंचर का किया हुआ है और वर्चुअल कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है वो किया था मैंने, 3 वीक की ट्रेनिंग थी वो। उसमें मैंने पब्लिक रिलेशंस, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीमीडिया मार्केटिंग, ये सब सीखा था। सर फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं इंटर्नशिप? फर्स्ट ईयर में आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट फर्स्ट ईयर में कहता हूँ एंजॉय करिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप जो है कॉलेज को जितना इवॉल्व हो पाएंगे इवॉल्व होइए। सेकेंड ईयर मेरे 4 साल की बहुत वो रही थी। फर्स्ट ईयर देखिए, सेकेंड ईयर प्लान करिए, थर्ड ईयर एग्जीक्यूशन करिए और फोर्थ ईयर रिजल्ट आउट कर दीजिए। सिंपल, ये 4 फंडे थे और चारों फंडे को फॉलो करते मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ। अब मेरा वो टाइम है जब मुझे अपना फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करना है सबके सामने। मैंने प्लान कर लिया, देख लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अब मुझे मेरी फील्ड का क्या पता है, मुझे पता है, तो मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। सर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भी लेके कंफ्यूज है कि कौन से क्लब्स ज्वाइन करें, कैसे मैनेज करेंगे पढ़ाई के साथ। और जो क्लब्स ज्वाइन नहीं कर पाए वो क्लब फेयर की वजह से, और कोई मतलब बहुत सारे नहीं कर पाए, तो वो कैसे करें अब? और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या बोलना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं पहला पॉइंट आपका जो था कि क्लब कैसे ज्वाइन करें, तो क्लब रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं कुछ, जिसमें एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है सबसे लास्ट, उससे पहले एक टेक्निकल राउंड होता है और एक क्विज राउंड होता है। हर क्लब से वेरी करता है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखते हैं। कुछ टेक्निकल क्लब्स हैं जैसे जो प्रॉपरली कोडिंग और गेमिंग एंड इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, कट ऑफ क्राइटेरिया अलग होता है। कुछ क्लब्स जो सेमी टेक्निकल होते हैं उनका क्राइटेरिया अलग होता है। कुछ एक ही राउंड इंटरव्यू लेते हैं, बस इंटरव्यू लेके आपके रेज्यूमे देख के कर लेते हैं। कुछ पोर्टफोलियोज देखते हैं आपका, कुछ आपकी इनबिल्ट क्वालिटी देखते हैं कि आप किस हिसाब से हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे कि आपने बोला कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो डिमोटिवेट हो गए हैं, उनको मोटिवेट कैसे करें, तो आप सबके लिए सिर्फ एक ही वो है मेरा कहना कि यार ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर रहा है। फर्स्ट ईयर है, एक सेमेस्टर ही तो रिक्रूटमेंट बंद हुआ है, अगले रिक्रूटमेंट फिर खुलेंगे। उससे अच्छी तैयारी से जाओ कि तुम्हें सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो ये बोले कि हाँ ये बंदा लोहे में तब आए, तब आज तलवार बन के मेरे सामने बैठा है। तो ये चीज़ मेरी सलाह है एक सबको कि डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज़ से। डाउनफॉल इज टेम्परेरी, राइज इज परमानेंट। लेट मी रिपीट दैट कि डाउनफॉल जो है ना वो टेम्परेरी होता है कि हाँ हो गया, आज हो गया, एक हफ्ता उसका ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन राइज जो होना चाहिए वो शानदार होना चाहिए। द डाउन बैक एंड द राइज इज द थ्योरी ऑफ योर कम बैक। तो कम बैक ऐसा करो कि डाउनग्रेड वाले अपने आप से कहे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। सर आपके कॉलेज एक्सपीरियंस में अभी तक बहुत सारे किस्से हुए होंगे, तो कोई मज़ेदार सा एक किस्सा सुना दीजिए। यार मेरे किस्से ना बहुत सारे हैं, तुम्हारे पॉडकास्ट के जरिए अगर मैं बताना चाहूँ तो वो बहुत कम पड़ जाएगा, तुम्हारे पॉडकास्ट की लिमिट पहुँच जाएगी टाइम की। हाँ, एक आधा मैं बताता हूँ। एक्चुअल में बात ये है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो रमन में हम ही लोग थे, क्योंकि कोविड का टाइम था। जो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे बहुत पसंद है, कुछ लोगों को लगे कि बहुत बेसिक सा है, चाइल्डिश सा है, बट फर्स्ट ईयर में आए थे तो बच्चे ही थे हम लोग। मेरा एक दोस्त हुआ करता था सैफ, उसको ना थोड़ा भूत वूत से बहुत डर लगता था। अब रात 12:30 बजे का टाइम था, करीब 20-25 लड़के सब नए नए घर से निकले हुए थे, तो दिमाग में वो तो खुराफात चली रही थी कि क्या करा जाए। अनुभव सिंह बच्ची का उस टाइम पे वही कॉलेज वाला अब्दुल्ला वाला सीन निकला कि फ्रिज फेंक देते हैं। तो हम लोगों के मन में भी कुछ जागा कि यार कुछ ना कुछ तो हमें भी करना चाहिए। अब हम लोगों ने फिर ये फ्रिज तो नहीं फेंकी,
लेकिन हाँ जो वाटर कैंपर होता उसको फेंक दिया था। उसके बाद तो उसके बाद हम लोगों को खैर इतना डांट वाट नहीं पड़ी क्योंकि हम लोगों को किसी ने देखा नहीं था। रात लाइट ऑफ करके पूरी हम लोगों ने कॉरिडोर की, 30 बच्चों का कॉरिडोर था, वाटर कैंपर 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। वाटर कैंपर के छितड़े उड़ गए एकदम। अगले दिन वार्डन सर उठे सुबह तो 2-4 गालियां दी पूरे हॉस्टल को कि तुम लोगों ने क्या कर रखा है, एकदम ब्ला ब्ला गालियां वाली बकने लगे। अब हम सारे जो मैसेकेर्स थे हम लोग एकदम चुप्पे चाप मुंडी झुकाए नीचे खड़े थे। सर समझ तो गए थे कि हम ही लोग हैं बट प्रूफ था नहीं तो करते भी क्या वो बेचारे। तो अगले ही दिन मतलब एक टाइम होता है कि बच्चा वार्डन की डांट से डर जाता है। अगले ही दिन हम लोगों का फिर से प्लान बना, उसी दिन जिस दिन डांट खाई उसके अगले ही दिन रात में रमन की बालकनीज अगर आप लोग कभी एज्यूम करो तो जुड़ी हुई हैं। तो सैफ को ना रात में डर लगता है। तो अब 30 बंदों का ग्रुप है, हलचल है, सब खुराफाती दिमाग के लोग थे हम लोग। तो हम लोगों ने ये ट्राई किया कि सैफ को डराया जाए। स्पीकर की जुगाड़ हुई, बोट का स्पीकर आया काफ़ी अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी वाला। मैं बना भूत, मेन प्रोटैगनिस्ट जो था उस स्टोरी का वो मैं ही था। और जो करेक्टर मेन मैंने रोल प्ले किया था प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सब मेरा ही था। तो काफ़ी अच्छा सिलसिला था वो, लाइक कि हाँ हम लोगों ने प्लान किया। सैफ 245 रूम नंबर में था और उसका रूम में ये सारा भाई की फायर एग्जिट की ओर खुलता था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने रात बेरात 12:30 बजे एक ग्रुप में मैसेज किया अनऑफिशियल कि भाई आज रात में गैंग बैंग होना है। अब गैंग बैंग में जो भी फंसा वो तो पहला जाना था। तो सैफ हमारे टारगेट बने पहले। तो हम लोगों ने सबने प्लान किया। मैं बताऊं, मैं एक बालकनी लास्ट वाली बालकनी से टाप के 3 बालकनी छोड़ के उसके रूम पे पहुंचा। फ़ोन के थ्रू हम लोगों का कॉन्वर्जेशन चल रहा था। हर बालकनी पे 2-2 लोग थे जो बाहर गेट से कनेक्टेड थे। वो हम लोग उनको जो भी वो रिव्यू देते थे कि अब यहाँ पे हम लोग जब 3 बोलेंगे तो तुम कॉल करोगे और बाहर से एक बार डोर लॉक होगा और एक बार विंडो से हम लोग लॉक करेंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरा प्लानिंग हुई। 3-4 बार उसका ड्राई रन हुआ कि भाई ऐसे ऐसे करने का है। तो कोऑर्डिनेशन बिठाया गया, बाकायदा 1 घंटे का वो प्रोसीजर था हमारा जिसमें हम लोगों ने पूरा ड्राई रन किया कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लो इस स्पीड पे इतने सेकंड पे हम ये बजाएंगे। तो वाकई में पूरी फिजिक्स लगा दी थी हम लोगों ने, अपनी केमिस्ट्री बना ली, फिजिक्स लगा दी कि अगर हम लोगों ने 3:01 पे ये बेल नॉक करते हैं तो वो कैसे आगे कंटिन्यू होगा। तो हम लोगों ने फिर पूरा प्लान किया, एग्जीक्यूशन हुआ, 1 घंटा उसका एग्जीक्यूशन हुआ। एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर हम लोगों ने जो प्लान को जब किया, मैं गया गेट के उस साइड, मैंने वचस को कॉल किया और वचस से मैंने कहा वचस मेरे कॉल पे तुम हॉरर साउंड लगा के 3 बार धम 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 करके सामने से बचाओगे। अब रमन का एग्जीक्यूशन हुआ ही था तो सारा बच्चा इन्वॉल्व था उसमें। तो रमन के जितने उसके रूम के सामने वाले रूम थे सब हम लोगों ने गेट खुलवा दिए थे कि बच्चे अंदर भाग के हम लोग सब छुप जाएंगे। मतलब आप खाली थिंकिंग देख रहे हो, अलकायदा वाली हो रही है कि इस टाइम पे अगर ये करेंगे तो उस टाइम पे वो कैसे होगा। तो हम लोगों ने प्लान आउट किया, बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट हुई। उसके बाद एग्जीक्यूशन हुआ। मेरे ख्याल से 15 जनवरी रात 3:21 की बात है। वो मुझे टाइम बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरा सबसे प्यारा इंसिडेंट था वो। 3:21 की बात है और उसमें हम लोगों ने पूरा प्लान आउट होने के बाद जब वो चीज़ हम लोगों ने करी तो वो इतनी प्यारी निखर के आई कि सैफ भाई एक हफ्ते तक के हमारे रूम में सोए। सैफ भाई एक हफ्ता हमारे रूम में ही सोए। और जब अपने रूम में गए तो वो बाकायदा उनको एक कोई बंदा छोड़ने जाता था, लाइट ऑन करके था, पूरा एकदम चेकिंग करवा देता था कि आसपास कोई नहीं है, तुम अब आराम से सो जाओ। तो ये एक मेरा किस्सा बहुत प्यारा था। मतलब मैं और बहुत चीज़ें थी लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा मोमेंट जिसको आप बोल सकते हो तो वो मेरा यही था। और भी हुए, बहुत सारे हुए बट वो इतने मज़ेदार नहीं हुए द टाइम बीइंग हुए। सैफ सर को कभी बताया कि आप लोग ही थे वो? सैफ सर को पता था। सैफ सर ने अगले दिन आके बहुत गालियाँ दी हम लोगों को। फिर भी डरे हुए थे कि इन लोग अब कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि रमन ना थोड़ा हॉन्टेड था फर्स्ट ईयर में हमारे। तो हम लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि 4th फ्लोर पे कोई है जिसके पायल की आवाज़ें आती हैं, भले वो हमारी आवाज़ें थी छन छन करके बजाने की, लेकिन वो हम लोगों ने एक दिन क्रिएट कर दिया था। एकदम ऑरा था हम लोगों का। फर्स्ट ईयर में हम लोग जब आए थे तो हम दबंग लोग थे एकदम कि हम ही है जो कुछ है। फिर सेकेंड ईयर आया, उसने हम लोगों पे लगाम कसनी चालू करी। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बनती गई और अब धीरे धीरे 4th ईयर भी आ गया हमारा। सर कोई फैकल्टी ऐसी है जिसने बहुत इंस्पायर किया हो?
नो डाउट मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी फैकल्टी ने सपोर्ट किया और इंस्पायर किया उस चीज़ के लिए, तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, बट मुझे पता नहीं उसका आगे का मेरा क्या वो होगा, बट नाम मैं लेता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर राकेश मोहन सर, जो आपके डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं। उसके बाद डॉक्टर नवीन सिंघल, जो हमारे चीफ डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनीषा दुसेजा मैम, जो HOD है केमिस्ट्री की और प्लस आपके असिस्टेंट DSW एंड कल्चरल क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की हेड है। और सौरभ मिश्रा सर, जो आपकी DSW एंड हॉस्टल चीफ वार्डन है। और ध्रुव चौधरी सर, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे डिपार्टमेंट के। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह, अप डाउन कुछ भी हुआ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो मेरे लिए मतलब सब कुछ है, माँ बाप हैं यहाँ पे मेरे। तो जो भी होता है, मुझे भी अगर कोई दिक्कत आती है, जब मैं बच्चों से कहता हूँ ना कोई टेंशन ना लो काम हो जाएगा, तो मैं उनके दम पे कहता हूँ कि उनके सामने मेरी इमेज ऐसी बनी हुई है कि अगर मैं बोल दूंगा गलत भी है तो उसको वो सही मान के काम करा दें। तो उन्होंने मुझे ये 5 का मेरे लिए, वो 5 मुट्ठी वाला है ना, तो ये मुट्ठी थी मेरी। DIT के इतिहास में यही मेरी मुट्ठी रही है। और बहुत सपोर्ट किया इस फैकल्टी ने मुझे, यही क्या है। सर ये 4 सालों में ऐसी मतलब क्या ऐसी डार्क चीज़ हुई हो जो आज भी आपको याद है? यार डार्क चीज़ तो मेरे साथ ऐसे कुछ हुई नहीं, बट हाँ ये हुआ था कि एक इवेंट था, इवेंट में ही हुआ कि वो इवेंट मैंने सेकेंड ईयर में हेड किया था, नेशनल साइंस डे। मैंने सेकेंड ईयर में पहला इवेंट हेड किया था 3rd और 4th ईयर के होते हुए। तो उसमें मुझसे ये गलती हुई थी, जो चीफ गेस्ट थे ना, उनके लिए हम लोगों ने पहले से कुछ इंतज़ाम या कुछ मान लो तैयारियां नहीं करी थी। तो उसके ऊपर मुझे करीब पूरी टीम के सामने करीब 6-7 फैकल्टीज से जो ड्यूटीज़ पे थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन सब ने मुझे डांटा था एंड मैं रो दिया था। क्योंकि 6 लोग जब इंटेरोगेशन के तौर के तरीके से आपको देखे ना, तो आपकी भी एक टाइम पे ऐसी फट जानी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए बस सबसे डार्केस्ट सीक्रेट थी। बाकी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं मुझे, और मुझे याद भी नहीं है। जो मुझे याद है तो मैं बताऊं भी, अब जब याद ही नहीं तो कैसे बता दूं। नहीं सर, मतलब डार्क से मतलब ड्रग्स वगैरह जो बहुत चलती है। यार मैंने 3-4 बंदों को अपने सेकेंड ईयर के गांजे के नशे से दूर निकाला था। कुछ लोग थे जो मेरे बहुत करीबी थे सेकेंड ईयर में, तो उनको मैंने इस चीज़ से दूर किया था। और मेरी कोशिश मेन यही रहती है कि अगर नशा कर भी रहे ना तो लिमिट में करें, आउट ऑफ लिमिट मत जाओ किसी भी चीज़ में। क्योंकि किसी चीज़ की भी लत, चाहे वो लड़की हो या नशा, बर्बाद कर देता है यार। ये चीज़ आप सबको मैं वो बोलना चाहता हूँ, बर्बाद कर देता है। अभी रिसेंट में ही बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे हम लोगों के बीच कि लोग जॉइंट पी के या ड्रग्स कर करके लड़ाई झगड़ा, लड़कियों को गाली देना, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी। अगर नशा कर रहे हो तो या तो तुम अपने में ही रहो कि तुम्हारे दोस्त यार ऐसे हो जो तुम्हें संभाल लें, और या फिर नशा करो नहीं अगर तुमसे संभलता नहीं। बस सीधी सी बात है। तो यही बात है भाई, यहाँ नशा देहरादून की आबो हवा। सर जो लोग इनसे दूर हैं वो इनसे दूर कैसे ही रह रहे हैं? भाई ग्रेजुअली बिल्डअप होगा वो चीज़, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं साला नहीं पीना है तो नहीं पीना है। जितना कोई कुछ बोल ले, दोस्त भी अगर बोल रहे ना तो उससे ये बोलो तुम पी रहे हो ना, तुम अपना पियो, मुझे अपने होश में रहने दो, मुझे इसमें अच्छा लगता है। मैं अपना शुरू नशा जो है ज़माने में ले लेता हूँ। मुझे आजकल के दुनियावी चीज़ों पे भरोसा नहीं है। मेरा नशा मेरा ऊपर वाला है, मैं उसके नशे में इतना लीन हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। सिंपल। सर कॉलेज में ऐसी कोई जगह जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे कॉलेज के कैंपस को? कॉलेज के कैंपस में सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट स्पॉट तो ऐसा कुछ रहा नहीं, बट हाँ अगर कुछ चीज़ मैं ग्रेजुअली मिस कर सकता हूँ तो एक सिविल एम्पी थिएटर, जहाँ पे मैंने बैठ के बहुत मतलब रातें अपनी गुजारी हैं जब सेकेंड ईयर में था। मेरे बॉस की बैल्कनी और मेरे बॉस का फायर एग्जिट, ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ मैंने बारिश में भीगते हुए बहुत रो के अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो निकाली हैं, जो किसी को नहीं बताना चाहता था मैं। फिर और तो बाकी मेरी कोई ऐसी जगह रही नहीं। हाँ मसूरी में अगर आप जाइए, मसूरी अगर जाइए तो मसूरी का मैगी पॉइंट, शिवा मैगी पॉइंट जो स्पेशली वो, डोम गाँव, किमाड़ी वाला रास्ता, किमाड़ी में एक वाटरफॉल है वहाँ पे। फिर आप गुच्चू पानी चले जाइए तो वहाँ पे वो जो रॉबर्स केव आप जिसको बोलते हैं वो है। यहाँ पीछे सिनोला में एक पॉन्ड टाइप का एरिया है, रिवर एरिया है छोटा सा, वो बहुत अच्छा है। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आदमी को जहाँ सुकून मिल जाए वो तो उसकी मर्जी है। हाँ एक जगह जो बहुत मुझे याद आती है वो है लंबी दियार माइंस। वो हॉन्टेड जगह है बट उस पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को लगी थी, तो वो मेरे लिए जगह पसंदीदा है। एक्चुअल में ऐसा होता है जब मैं किमाड़ी से ऊपर जाता हूँ तो मैं लंबी दियार माइंस होके नीचे आता हूँ फिर,
तो वो मेरे लिए कहीं बहुत पॉजिटिव चीज़ है मेरे लिए थोड़ी सी। कुछ के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, बेसिकली हो सकती है भाई, इतना वो हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे, बट ठीक है, अच्छी जगह है वो। सर तो ये मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन था कि मतलब मैक्सिमम जगह हमने जहाँ पे भी देखा है आपको, मतलब मैक्सिमम चीज़ें आप ही लीड करते हैं, अभी भी यूथोपिया भी आप ही लीड करेंगे, दीक्षारम भी आपने किया था। तो ऐसी चीज़ आपने की जो आप फैकल्टी के लाइमलाइट में आए, और आप ही को क्यों दिया सब कुछ? यार एक्चुअल में मैं बताऊँ, देखो मैं अपनी तारीफ या बड़ाई नहीं करता, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं सेंट्रल में ना, थोड़ी पॉलिटिक्स लगाना बहुत ज़रूरी होती है भाई, कहीं भी अगर तुम्हें सरवाइव करना है। देखो एक मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब तुम अपना एक सेम बिजनेस खोल लो, अगर तुम परचून की दुकान खोल ले हो या डेयरी की दुकान खोल लो, तो तुम जब तक सामने वाले की बिजनेस नहीं खराब करोगे तुम जम नहीं पाओगे, है कि नहीं, एग्री करते हो? तो वो है कि अगर तुम सामने वाले पे टिक नहीं पाओगे ना, तो तुम अपनी दाव जमा नहीं पाओगे। मेरे टाइम पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन से, देखो दो ऑप्शन होता है, या तो तुम पूरी तरीके से उनको कट ऑफ कर दो या उनको अपने में मिला लो। मैंने यही किया, जो मेरे एंटी थे उनको मैंने अपने में मिला लिया, उनको मैंने अपने में मिलाया। अब अगर तुम लोग मेरा माइंड सेट समझोगे तो वो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं जिस टाइप पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, मैं बहुत जगहों से कांटों से घिरा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। और उसके बाद रही बात, जैसे तुमने बोला भी कि दीक्षारम भी आपने किया, लीड भी आप ही जगह पे करते थे, तो टीम को भरोसा था कि कुछ भी होगा तो हैंडल हो जाएगी चीज़। तो ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। फेज अपने आप बनोगे, मेहनत करोगे अपने आप फेज बनोगे। जब तुम्हारे चार लोग बुराई करने लगे तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ये समझ लेना कि तुम बहुत शानदार काम कर रहे हो, और उस काम को करते रहो। अगर चार तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में 40 करें, लेकिन तुम्हें उस बुराई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, टेक क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली, दैट्स द मंत्र ऑफ माई लाइफ। एंड यस, एक और बात थी, एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर द थ्रेट एलिमिनेट्स यू, सिंपल। अगर आप टाइम में पीछे जा सकते, मतलब फर्स्ट ईयर में ही आपको वापस रख दिया जाए, तो आप कैसे करके फोर्थ ईयर तक क्या अप्रोच रहेगा? आपकी रोड मैप क्या होती तब? यार सेम रोड मैप थी, मेहनत, डेडिकेशन, गोल फोकस, करियर सेंट्रिक, और नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस, दैट्स इट। और ऐसी कुछ चीज़ जो आप हर DITN को बोलना चाहेंगे कि उसको एक बार तो करनी चाहिए अपने कॉलेज लाइफ? यार अपने कॉलेज लाइफ हो ना जियो, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ 4 साल के बाद की ज़िंदगी ना बहुत अलग होती है। तुम लोग मिल नहीं पाओगे, तुम लोग पास में हो के भी नहीं मिल पाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अभी भी जब दीक्षाराम का मैं बोल रहा था, जब मैंने फाइनल स्पीच दी थी अपनी, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ नॉस्टैल्जिक हो गया था, मैं इमोशनल हो गया था बहुत ज़्यादा। अगर कुछ लोग वहाँ पे होंगे तो उन लोगों ने देखा था ये चीज़, मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि मैं अपना ड्रीम अचीव कर रहा था कंटिन्यूएशन में। तो वो जो ड्रीम था ना मेरा, वो ड्रीम मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। मैंने बोला ना, गोल सेंट्रिक, करियर सेंट्रिक, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम्हारा रोड मैप ही इनसे बनता है। हडल्स तो होंगे ही, जब तक तुम बेड पे नहीं लेट जाओगे हडल्स तो रहेंगे ही रहेंगे तुम्हारी लाइफ में, जब तक स्ट्रगलिंग पीरियड है। लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो तो शान और शौकत से गुजरनी है भाई। तो DITNs मेरी सिर्फ एक बात का आप ध्यान रखो कि जितना हो सके अपने सीनियर से सीखो, उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो, डरो नहीं, उनके साथ मजाक करो, हंसी करो, सब कुछ करो, बट एक लिमिट में रह के। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी नहीं करोगे तो ऊपर वाला अर्श से लेके फर्श तक के सारी रियायत, सारे रिवाज तुमको खुद ब खुद अता कर देगा, तुमको उसको भागना नहीं पड़ेगा उसके लिए। बस ये मेरा मूल मंत्र है इस चीज़ को भी ले। एक क्वेश्चन था सर मेरा कि आज आप जहाँ पे भी हैं, तो आपको आज अपने बारे में ऐसी क्या चीज़ें हैं कुछ जो आपको अपने बारे में प्राउड फील होती है? अच्छा, मेरे बारे में जो मुझे प्राउड फील होती हैं, सबसे पहले तो लीडर, ठीक है। सेकंड, काम करने के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। थर्ड मान लो टीम बिल्डिंग या नेटवर्किंग। फोर्थ मान लो ओपन माइंड होना और सबसे इंटरेक्ट करना। फिफ्थ मान लो मेरा सपोर्ट होना, सबको सपोर्ट करना। सिक्स्थ मेरा तेजी से चीज़ों को ग्रैब करना। सेवेंथ मेरा तुम मान सकते हो लाइक अगर मैं कुछ नई चीज़ सीख रहा हूँ तो उसमें इम्प्रूवमेंट करके उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना। 8, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे।
तो हर चीज़ को नहीं, लेकिन हाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस को मैं पॉलिटिक्स से कोरिलेट करता हूँ और उसको वैसे डील करता हूँ। 9th, मैं दूसरों की परेशानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनको सोल्यूशंस देना या उनके साथ जितना हो सकता है बैठना उठना वो कर सकता हूँ। 10 गाइड करना। बस ये मेरे 10 पॉइंट हैं जो सम अप करते हैं मेरे 4 साल की लाइफ अभी तक की जो DIT की रही। सर तो अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड के साथ। ओके, ईगरली वेटिंग फॉर दैट राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको तुरंत जवाब देना बिना कुछ सोचे, ठीक है? अच्छा। चाय और कॉफी? चाय। फेवरेट फैकल्टी? सौरभ मिश्रा सर। बेस्ट पर्सन यू मेट इन कॉलेज? बृहस्पति कुमार मिश्रा। क्लास ऑफ 27 इन वन वर्ड? बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट क्लास, बेस्ट मेमोरीज। 7.5 CGPA with good mental health but with average package, or 10 CGPA with high package but hectic life? Not 5, not 10, 7 CGPA with good package and good mental health. Okay. Where would you like to visit more, Russia or Nepal, and why? This is a centric question. मैं इसको रहा हूँ, तुम क्या पूछना चाह रहे हैं? नेपाल तो मैं गोरखपुर और लखनऊ के सारे निकल जाऊँ। रशिया, बिकॉज वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ज़रूर विजिट करनी है, जैसे मॉस्को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वो रशियन आर्मी का कुछ जो एक म्यूजियम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो मुझे विजिट करना है, एंड रशियंस। So, जाने से पहले फर्स्ट ईयर या फिर पूरे DIT के लिए कोई मैसेज हो जो आप देना चाहें? यार ये मेरा थोड़ा नॉस्टैल्जिक वाला मोमेंट आ गया है। एक्चुअल में जाते टाइम बस एक चीज़ बोलना चाहता था मैं, पूरे 4th ईयर बोलना चाहेगा या नहीं बोलना चाहेगा नहीं पता, बट मैं ये एक चीज़ ही बोलना चाहता था कि यार DIT ना तुमको बहुत कुछ सिखा देगा, तुमको इतना ग्रिल कर देगा ये 4 साल में कि तुम एक शानदार इंसान बन के निकलोगे। तुम दोस्ती यहाँ करोगे, तुम सब कुछ यही करोगे, तुमको लोग भी यहीं मिलेंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, कुछ तुम्हारा साथ दे देंगे, कुछ तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएंगे, कुछ तुम्हें जूनियर्स मिलेंगे। हाँ यार एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि मेरे जो जूनियर्स मिले ना मुझे, वो क्लास ऑफ 25, 26 दोनों में बहुत क्लोज मिले। मतलब जूनियर्स मेरा बैड फेस भी देखे हैं और बहुत बढ़िया फेस भी देखे हैं। तो जूनियर्स जो होते हैं ना यार, वो तुम्हारे छोटे भाई हो जाते हैं, कुछ से तुम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे। रात को 2 बजे अगर तुम उनसे बोलो ना कि यार आज बाहर आ जाओ, तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारे बगैर मन नहीं लग रहा, तो वो ना टाप के हॉस्टल से अगर बाहर आ जा सकते हैं, तो वो जूनियर्स फिर तुम्हारे लिए जूनियर नहीं रहते, वो तुम्हारे छोटे भाई हो जाते हैं। तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हारे रूम में दिन भर पड़े रहना, तुम्हारी चीज़ें बिना पूछ उठा के खा लेना, तो ये सब चीज़ें, कपड़े देखना कि भैया ये कपड़ा अच्छा लगेगा, कल डेट पे जाना है, एडवाइस लेना कि भैया कल बाहर पार्टी करने जा रहे हैं, तो सब, तो ये जो चीज़ें होती है ना यार, ये बहुत याद आती हैं। हमारे सीनियर्स से हम उनका अच्छे जूनियर बने, हमने उनका साथ दिया, उनको गाइड किया हम लोगों ने कि सर अगर आप ऐसे ना करा के ये काम करिए तो ये बेटर रहेगा, तो वो हो गया। फिर एक क्लोज सर्किल बनता गया। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मेरी सिर्फ तुम सबसे सारे जूनियर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने जूनियर्स के एक अच्छे सच्चे दोस्त बनो और उनके साथ हंसी मजाक करो। गलत हो तो उनको एकदम डांटो, भरपूर डांटो, इतना डांट दो कि रो दे, वह अकेले में जाकर उनको समझाओ कि नहीं ये नहीं करना था, ऐसे करो। तो वो उनको ग्रेजुअली बिल्डअप होता है, क्योंकि जो जूनियर्स होते हैं ना वो घर से नए आ रहे होते हैं, तो उनका माहौल जो होता है ना, आपको उनको समझाना होता है कि DIT का या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर एक्चुअली में है क्या। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम जिसके भी जूनियर सीनियर बनो ना, उनके अच्छे जूनियर बनो। पहले तुम जब अच्छे जूनियर बनोगे ना, तब तुम अपने सीनियर्स की बात जूनियर को बता पाओगे। जैसे मुझे याद है, मैं अपने सीनियर्स को आज भी याद करता हूँ। बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, कुछ थे जो बहुत बुरा करके गए, उनको मैं याद आज भी करता हूँ कि उन्होंने बुरा किया, जिन्होंने आज मुझे अच्छा बना दिया, और उनको तो मैं करता ही हूँ जो मेरे लिए अच्छा करके गए। तो हर एक आदमी एक ना एक पॉइंट पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेके आता ज़रूर है, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव में। नेगेटिव को पॉजिटिव करना आपका काम है, पॉजिटिव को पॉजिटिव स्क्वायर करना भी आपका ही काम है। तो ये चीज़ मेरी बस यही एक छोटी सी बात है जो सीनियर जूनियर्स को मैं बताना चाहता हूँ। सर DIT के 3rd ईयर वालों को आप कैसे मतलब वो करेंगे कि मतलब एक वर्ड में उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या बोलोगे यार इमीडिएटली? हाँ, उनके अगर एक वर्ड तो नहीं, बस हाँ 2-3 वर्ड में मैं समअप कर सकता हूँ उनकी चीज़ को। वो नोटोरियस हैं, रिस्पेक्टफुल हैं और चीयरफुल हैं। और 2nd ईयर? सिंपल।
सेकेंड ईयर मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी, आप कह लो भले वो थर्ड ईयर मेरा इमीडिएट जूनियर था, बट मैं सेकेंड ईयर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया। और सेकेंड ईयर में कुछ लोग तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनके एक्चुअली मैं जाने के बाद सबसे ज़्यादा मैं उनको याद करूँगा। इनफैक्ट मैंने उन सबसे ये वादा भी किया है कि मैं रात के अंधेरे में निकल जाऊँगा और बताऊँगा भी नहीं किसी को। यार अगर मैं नाम बताऊँगा ना तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी जो मुझे अपने लिए अच्छा मानते हैं, बट मैं उनको अपना इतना क्लोज नहीं मानता। थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, मैं मान रहा हूँ, बट रखना पड़ता है कुछ चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं जो मेरे करीबी हैं ना उनका नाम ले लूँगा तो उनके लिए भी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, और जो मुझे अपना करीबी मानते हैं या सोचते हैं कि सर मेरे क्लोज हैं, उनके लिए भी बुरा हो जाएगा। सस्पेंस बना नहीं रहना चाहिए, बट हाँ डिप्लोमेसी मेंटेन रहनी चाहिए। अपनी हुदूद या अपना दायरा मेंटेन होना चाहिए कि भाई तुम मेरे लिए अगर ये हो तो ये हो, लेकिन वो मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दिखाना नहीं है, बट हाँ वो है मेरे लिए, बट वो दिख जाता है ग्रेजुअली कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। हाँ, तो सर लास्ट में हम हमारे हर एक गेस्ट से एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप टाइम में पीछे जा पाते कभी, और आपके सामने मतलब आपका फर्स्ट ईयर का वामिक या फिर मतलब छोटा वामिक अगर आपके सामने होता, जैसे कि आप समझिए कि आपके सामने ही है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि देख वामिक, तू डर मत, दिल पे हाथ रख, मुसीबत का सामना कर और बढ़ता चल, क्योंकि जितना तेरे कदम बढ़ेंगे वो सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। कांटे भी होंगे, उन कांटों को पार करना भी तुझे ही है। तो अपने आप को बिल्डअप वैसा कर कि पीठ पीछे पे अगर तुझसे कोई बुराई कर रहा हो आज, तो कल आके तेरे सामने ये बोले भाई मेरा ये काम कर दे, या मुझे ये इतना सा मेरा फेवर कर दे। बस ये चीज़ मैं सबसे बोलता हूँ कि अपने आप को वैसा बनाओ। और हाँ, अगर मैं फर्स्ट ईयर में कुछ हो सकता है, मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि मैं अपनी पहली वाली बंदी को वापस ला पाऊँ। वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में है, ऐसी बात नहीं है। भले ही मेरा रिलेशनशिप भी रहा, सब कुछ रहा, बट वो मेरे दिल में आज भी कहीं ना कहीं। हाँ यार, दिन देखो सबके पास आता है, लेकिन प्यार तो पहली वाली से ही होता है। ठीक है, बस यही बात है मेरी। तो थैंक यू वामिक सर कि आप आए और फर्स्ट ईयर के लिए सही मैसेज दिए, उनको गाइड किया। और थैंक यू सो मच अविनाश एंड सॉरी समक्ष, तुम लोगों ने मुझे बुलाया यार, और तुम लोगों ने मुझे बुलाया, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि तुम्हारा पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट मेरे से ही स्टार्ट हो रहा है। और एज आई सेट कि मैंने वादा किया था तुम लोगों से कि मैं अपने साथ साथ और भी सीनियर्स को लाऊंगा जिनको तुम इनवाइट करना चाहोगे। तो ये सीरीज़ मेंटेन रखना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा पॉडकास्ट मेरे ग्रेजुएशन के बाद भी बेहतरीन तरीके से चलता रहे। डेडिकेशन से काम करो, मेहनत करो, नए नए आइडियाज़ लाओ और रिवॉल्यूशनराइज करो, क्योंकि पॉडकास्ट आजकल की सबसे रिवॉल्यूशनरी चीज़ है। तो उसको रिवॉल्यूशनरी के तौर पे यूज़ करो और बढ़ते रहो। ब्रेक डाउन भी होंगे, सब कुछ होगा, बट एक इंटैक्ट होके एकदम बढ़ते रहो और सिर्फ बढ़ते रहो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल द फर्स्ट ईयर्स। आप अगर मुझसे मिलना चाहें, यू कैन कनेक्ट मी ऑन फ्रॉम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड वॉट एवर प्लेटफॉर्म डू यू वॉन्ट, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई विल बी रियली हेल्पफुल कि मैं आपकी किसी भी तरीके से आपको 4 साल में मदद कर पाऊँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।